नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का किया उद्घाटन। कहा, कृषि विकास के लिए किसानों का विज्ञान से जुड़ना है जरूरी। नए बीजों को उन्नत करने में जुटे हैं वैज्ञानिक। गाजियाबाद में राइज इन इंडिया 2025 कार्यक्रम का आयोजन। प्रदर्शनी में 50 से अधिक सरकारी विभाग, अनुसंधान संस्थान और उद्योग एक साथ हो रहे हैं जमा। प्रदर्शनी में विद्यार्थियों के साथ साथ किसान भी प्राप्त कर रहे हैं सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी। मध्य प्रदेश में जैविक कृषि उत्पादन तथा मूल्य संवर्धन कार्यशाला का आयोजन। प्रदेश में प्राकृतिक कृषि उत्पाद के लिए आदर्श जिले और विकास खंड किए जाएंगे विकसित। आगामी वर्षों में जैविक प्राकृतिक खेती को 5 लाख हेक्टेयर तक ले जाने का लक्ष्य। हरियाणा सरकार की बड़ी पहल, रबी फसलों की सरकारी खरीद से पहले 40 अनाज मंडियों में अटल किसान मजदूर कैंटीन शुरू करने का किया फैसला। किसानों और मजदूरों को 10 रुपए में मिलेगी भोजन थाली। सभी कैंटीन में महिला स्वयं सहायता समूह उपलब्ध कराएंगे खाना। प्रदेश सरकार 15 रुपए की देगी सब्सिडी। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि कृषि विकास के लिए किसानों का विज्ञान से जुड़ना जरूरी है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि हमारे वैज्ञानिक नए बीजों को उन्नत करने में जुटे हैं। हमारा उद्देश्य फसलों का उत्पादन बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि गेहूं का उत्पादन बढ़ाने की गुंजाइश है। आज बीज खरीदने के लिए किसानों की लाइन लगी है। आज अच्छे बीजों की जरूरत है और इसको ICAR पूरा कर रहा है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि देश भर में 17 जगह कृषि मेले का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाने का अभियान चल रहा है। लेकिन विकसित भारत प्रधानमंत्री जी का भी कहना है, बिना खेती किसानी और किसानों के नहीं बन सकता। आज भी कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, प्राण है और खेती की आत्मा किसान है। और मैं कृषि मंत्री, ना अतिथि ना मुख्य अतिथि, मैं तो आपका सेवक हूं। किसान की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। गाजियाबाद के HRIT यूनिवर्सिटी में राइज इन इंडिया 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित नए भारत के विजन को प्रदर्शित करने वाली इस प्रदर्शनी में 50 से अधिक सरकारी विभाग, अनुसंधान संस्थान और उद्योग एक साथ जमा हो रहे हैं। प्रदर्शनी में विद्यार्थियों के साथ साथ किसान भी पहुंच रहे हैं और सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित नए भारत का विजन है। इस अभियान के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों, गरीबों, श्रमिकों और किसानों के कल्याण के लिए की गई घोषणाएं आत्मनिर्भर भारत का मूल मंत्र हैं। इसके लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा भी की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी विजन को प्रदर्शित करने के लिए गाजियाबाद के HRIT यूनिवर्सिटी में राइज इन इंडिया 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस 3 दिवसीय प्रदर्शनी ने कृषि विज्ञान केंद्र, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और कृषक भारती कोऑपरेटिव समेत 50 से अधिक सरकारी विभागों, अनुसंधान संस्थानों और उद्योगों को एक साथ जमा होने का अवसर प्रदान किया है। पूर्व सांसद और HRIT यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर अनिल अग्रवाल के अनुसार इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में भारत की प्रगति को प्रदर्शित करना है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि किस प्रकार से भारत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास की यात्रा तय कर रहा है और कैसे हम 2047 तक विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। आपने देखा इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के स्टॉल्स लगे हुए हैं
और हमने विशेषकर से अपने जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उन्हें बुलाया है ताकि वो भी इस विकास की यात्रा की में सहभागिता अपनी करें। हम सब जानते हैं अगर भारत को विकसित राष्ट्र होना है तो देश के हर नागरिक को, आधी आबादी को, सबको इसमें मिलकर काम करना होगा और उसी के उद्देश्य पूर्ति के लिए हम यहाँ पे सभी को इनवाइट कर रहे हैं, महिलाओं को इनवाइट कर रहे हैं और लोग आ रहे हैं और इससे लाभान्वित हो रहे हैं। कॉल पे लोग इंक्वायरी करते हैं तो उनको हर चीज़ की जानकारी दी जाती है। तो इस प्रकार ये जो एग्जीबिशन है ये युवाओं के लिए आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से आगे बढ़ने का एक सशक्त माध्यम है। 22 फरवरी तक जारी रहने वाले इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों के साथ साथ किसान भी पहुंच रहे हैं, जहां उन्हें कृषि से संबंधित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी सरकार की योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है। इसके अलावा इस आयोजन का उद्देश्य विज्ञान प्रौद्योगिकी, कृषि, कौशल विकास, पर्यटन, सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, हथकरघा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों के लिए आवश्यक कौशल, प्रशिक्षण कार्यक्रम और रोजगार के अवसर के बारे में भी लोगों को बताना है। इस तरह के एग्जीबिशन से सरकार की हमेशा कोशिश रही है कि किसानों के उत्थान के लिए जो भी योजनाएं बनी हैं वो किसान तक पहुंचे और हमारे किसान भाई उसका लाभ उठा पाएं। किसान समाचार के लिए कैमरामैन सुनील राणा के साथ मैं शमीम अख्तर, गाजियाबाद। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कृषि रसायनों के असीमित प्रयोग के कारण पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, अतः जैविक एवं प्राकृतिक कृषि तकनीकों को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। प्रदेश में वर्तमान वर्ष में प्राकृतिक कृषि विकास योजना के अंतर्गत लगभग 1 लाख एकड़ क्षेत्रफल में जैविक खेती का कार्यक्रम किया जा रहा है। आगामी वर्षों में जैविक प्राकृतिक खेती को 5 लाख हेक्टेयर तक ले जाने का लक्ष्य रखा जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव शुक्रवार को किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय जैविक कृषि उत्पादन तथा मूल्य संवर्धन कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जैविक उत्पादों के बेहतर मूल्य किसानों को मिल सकें, इस उद्देश्य से प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर जैविक हाट बाजार लगाए जाएं। प्रदेश में प्राकृतिक कृषि उत्पाद के लिए आदर्श जिले और विकास खंड विकसित किए जाएं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रदेश में जैविक और प्राकृतिक खेती पर आधारित मेले लगाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि जैविक खेती करने वाले किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इस अवसर पर एक जिला एक उत्पाद तथा विभिन्न विभागों और जैविक खेती के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाओं द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। डॉक्टर यादव ने कहा कि राज्य सरकार कृषि आधारित उद्योगों को विकसित करने पर विशेष ध्यान दे रही है। जिन जिलों में औद्योगिक दर कम है, वहां कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पशुओं की वर्तमान दुग्ध उत्पादन क्षमता 9% है, जिसे 20% तक बढ़ाया जाएगा। डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश के किसानों की समृद्धि तथा आय वृद्धि के लिए राज्य सरकार भरसक प्रयास कर रही है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में रबी फसलों की सरकारी खरीद शुरू होने से पहले 40 अनाज मंडियों में अटल किसान मजदूर कैंटीन शुरू करने का फैसला किया है। इनमें किसानों और मजदूरों को 10 रुपए में भोजन थाली मिलेगी। सभी कैंटीन में महिला स्वयं सहायता समूह खाना उपलब्ध कराएंगे, जिसके लिए प्रदेश सरकार 15 रुपए की सब्सिडी देगी। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक ने शुक्रवार को इस संबंध में सभी मार्केट कमेटियों के सचिवों को निर्देश जारी कर दिए हैं। आदेशों के मुताबिक सभी अटल कैंटीन में किसानों और मजदूरों को सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक खाना मिलेगा। प्रदेश की 46 मंडियों में पहले से अटल कैंटीन चल रही है। सभी 40 मंडियों में नई कैंटीन खोलने के लिए रसोई के सामान, फर्नीचर सहित अन्य सामान की खरीद के लिए संबंधित कार्यकारी अभियंता, जिला मार्केटिंग एनफोर्समेंट ऑफिसर और मार्केट कमेटी के सचिव की समिति बनाई गई है।
बिहार के स्वास्थ्य एवं कृषि मंत्री मंगल पांडे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भागलपुर दौरे से पहले शुक्रवार शाम कटिहार में एनडीए गठबंधन के नेता व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक से पहले जिला अतिथि गृह में मंगल पांडे ने प्रेस वार्ता कर आगामी 24 फरवरी को भागलपुर में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी भागलपुर से देश के करीब 9 करोड़ 80 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 19वां किस्त जारी करेंगे। मंगल पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत बिहार के 82 लाख किसानों को राशि मिलने वाली है। इसके अलावा बिहार की धरती से बहुत बड़ा राष्ट्रीय कार्यक्रम होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसानों के आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तक किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 3,80,000 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के तहत पहल को बढ़ावा देने के लिए सीएससी ऑपरेटरों के समन्वय से मत्स्य पालन विभाग कठुआ द्वारा बिलावर, महानपुर, बनी और उज राजबाग में जागरूकता सह पंजीकरण शिविर का आयोजन किया गया। मछुआरों को योजना के तहत प्रदान की जाने वाली छूट और एनएफडीपी पोर्टल पर मछुआरों के मौके पर पंजीकरण के बारे में जागरूक किया गया। क्षेत्र के मछुआरों सहित बड़ी संख्या में मछुआरों ने शिविर में भाग लिया और एनएफडीपी के तहत पंजीकरण का लाभ उठाया। मछुआरों ने एक्वाकल्चर बीमा और अन्य मूल्य श्रृंखला परियोजनाओं में गहरी रुचि दिखाई। और छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में जल संरक्षण के लिए इस साल जिला प्रशासन ने दलहन तिलहन बोने को लेकर किसानों को प्रेरित किया। चना, गेहूं समेत अन्य फसल के किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अंचल के गांवों में कटाई मिंजाई शुरू हो गई है। इधर जिला प्रशासन द्वारा दलहन तिलहन फसल के लिए बाजार उपलब्ध कराने के लिए पहली बार धमतरी जिले में चना फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। राज्य शासन द्वारा धान के बाद अब समर्थन मूल्य पर चने की खरीद के लिए तेजी से किसानों का पंजीयन किया जा रहा है। धमतरी जिले में अभी तक 1,507 किसानों ने अपना पंजीयन किसान पोर्टल पर करा लिया है। समर्थन मूल्य 5,650 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 1 मार्च से किसानों के चने की खरीदी शुरू होगी। कलेक्टर नम्रता गांधी ने अधिक से अधिक चना उत्पादक किसानों से पोर्टल पर पंजीयन कराने और अपने चने की फसल पर वाजिब दाम लेने की अपील की है। जिले में चना खरीदी के लिए चालू रबी मौसम में लगभग 9,000 किसानों के पंजीयन का लक्ष्य रखा गया है। जिले में अब तक धमतरी तहसील में 590, कुरूद तहसील में 815, मगरलोड तहसील में 40 और नगरी तहसील में 62 किसानों ने चना बेचने के लिए पंजीयन करा लिया है। इस वर्ष के लिए शासन द्वारा चने का समर्थन मूल्य 56 रुपए 50 पैसे प्रति किलो के मान से 5,650 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। जिले में चना खरीदी के लिए 4 उपार्जन केंद्र बनाए जा चुके हैं और 4 नए केंद्रों के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इस वर्ष 6 क्विंटल प्रति एकड़ किसानों से चने की खरीदी की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अधीन संचालित कृषि विज्ञान केंद्र में 5 दिवसीय बकरी पालन पर प्रशिक्षण का आयोजन हुआ। शुक्रवार को समापन के दौरान केंद्र के प्रभारी डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने किसानों को बकरी पालन के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बकरी पालन कम लागत में बहुत अच्छा व्यवसाय है। किसान भाई बकरी पालन को बेरर चेक की तरह भी उपयोग कर सकते हैं। अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत शिक्षित बेरोजगार लोगों ने रोजगार स्थापित करने के लिए 5 दिवसीय बकरी पालन पर प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिसमें 11 महिला एवं 14 पुरुष मौजूद थे। साथ ही प्रतिभागियों को प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। प्रशिक्षण के दौरान किसानों को बकरी का चुनाव, रखरखाव, बीमारियों एवं उसके उपचार तथा मार्केटिंग के बारे में बताया गया। साथ ही प्रतिभागियों को ये भी बताया गया कि बकरी को बेरर चेक की तरह उपयोग किया जाता है। जब चाहे उसको कैश करा सकते हैं, जबकि अन्य पशु को बेचने का समय एवं बाजार का इंतजार करना पड़ता है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बायोफ्यूल योजना 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अभियान के मूल सिद्धांतों के अनुरूप है, जिसमें सतत विकास को प्राथमिकता देते हुए जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन पर जोर दिया गया है। ये योजना प्रदेश की कृषि शक्ति का पूर्ण लाभ उठाते हुए नवाचार को बढ़ावा देगी। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को अपने संदेश में कहा कि प्रदेशवासियों के लिए हरित और समृद्ध भविष्य के साथ योजना से प्रदेश में बायोफ्यूल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, बायो ऊर्जा संयंत्र, फीड स्टॉक उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला के विभिन्न स्तरों पर व्यापक रूप से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। योजना से प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी, साथ ही पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखते हुए औद्योगिक विकास को भी गति मिलेगी। इस योजना से प्रदेश में कृषि एवं जैव अपशिष्ट का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित होगा, जिससे पर्यावरण अनुकूल ईंधन का उत्पादन किया जा सकेगा और राज्य हरित ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकेगा। योजना में बायोफ्यूल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एवं बायो ऊर्जा संयंत्रों को कई लाभ प्रदान किए जाएंगे। साथ ही किसान संस्थाओं को कृषि उपकरण हेतु सब्सिडी, बायोमास एवं खाद की बिक्री सुनिश्चित करने और सप्लाई चेन विकसित करने के प्रावधान भी शामिल हैं। बायोफ्यूल उत्पादन संयंत्रों की स्थापना हेतु भूमि को प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि बायोमास उत्पादन के लिए सरकारी भूमि का उपयोग कलेक्टर दर से 10% वार्षिक शुल्क पर प्रदान किया जाएगा। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव के बारे में। इन दिनों देश की ज्यादातर मंडियों में सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 20 फरवरी को सरसों का भाव था 5,450 रुपए। 21 फरवरी को इसके भाव में 150 रुपए की कमजोरी आई और भाव 5,300 रुपए हो गया। वहीं मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में 20 फरवरी को सरसों की खरीद 5,451 रुपए पर हुई। यहां 21 फरवरी को इसका भाव 65 रुपए की छलांग लगाकर 5,486 रुपए पर पहुंच गया। जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान सरसों की कीमत में स्थिरता देखने को मिली। यहां 20 फरवरी को सरसों का भाव रहा 5,800 रुपए। 21 फरवरी को इसके सौदे बिना किसी बदलाव के 5,800 रुपए पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 20 फरवरी को सरसों 5,750 रुपए पर बिकी। 21 फरवरी को इसके भाव में 30 रुपए की तेजी आई और भाव 5,780 रुपए पर पहुंच गया। इस साल तिलहनी फसलों में शामिल सरसों की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान 132,59,000 टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान सरसों की पैदावार 126,43,000 टन रही थी। बता दें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें रबी सरसों भी शामिल है। रबी सरसों की एमएसपी साल 2023-24 में 5,450 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के लिए 200 रुपए बढ़ाकर 5,650 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। मंडियों में इन दिनों आलू की आवक सामान्य बनी हुई है। बात हाजिर भाव की करें तो एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में आलू के भाव में तेजी दर्ज की गई। यहां 20 फरवरी को इसका भाव रहा 1,225 रुपए, जो कि 21 फरवरी को 25 रुपए बढ़कर 1,250 रुपए हो गया। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में आलू के सौदे नरमी के साथ हुए। यहां 20 फरवरी को आलू का भाव था 1,500 रुपए, जो कि 21 फरवरी को 50 रुपए टूटकर 1,450 रुपए हो गया। साथ ही दिल्ली की आजादपुर मंडी में इस दौरान आलू का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहां दोनों दिन यानी 20 और 21 फरवरी को आलू का भाव 904 रुपए पर टिका रहा, जबकि उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद मंडी में आलू नरमी के साथ बिका। यहां 21 फरवरी को इसका भाव 30 रुपए लुढ़क कर 940 रुपए से 910 रुपए पर आ गया। आलू की उपज पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान आलू की पैदावार लगभग 570.49 लाख टन होने की उम्मीद है, जिसका मुख्य कारण बिहार और पश्चिम बंगाल में आलू की पैदावार में आई कमी का दर्ज होना है।
कुल बागवानी फसलों की पैदावार को देखें तो कुछ समय पहले ही कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और पैदावार को लेकर तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर देश में बागवानी फसलों की पैदावार लगभग 353.19 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जान लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अरुणाचल प्रदेश में साफ मौसम के दौरान मटर और धान की कटाई करने के बाद काटी हुई फसल को सुरक्षित जगह रखें। ठंड और नमी की स्थिति में सरसों की फसल में पत्ती झुलसा रोग और सफेद रथुआ जैसे कवक रोग लगने का खतरा है। फसल में संक्रमण के रोकथाम के लिए उचित वायु संचार सुनिश्चित करें। अगर पौधों का घनत्व अत्यधिक हो तो कम करें। कोई भी रोग या कीट फसल में लगने पर विशेषज्ञों की सलाह से दवा का छिड़काव करें। फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की फसल में तैयार होने या कटाई के समय जड़ सड़न और अन्य कवक रोगों की आशंका हो सकती है। ऐसे में खेतों में फालतू पानी जमा न होने दें। जल भराव से बचने के लिए उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। अरुणाचल प्रदेश में मक्का के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था करें। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मंडी जिलों में या दूसरे पहाड़ी क्षेत्रों में अगर ज्यादा बर्फ पड़ रही है तो पेड़ों की शाखाओं को हिलाकर तुरंत बर्फ गिराने का काम करें। हिमाचल प्रदेश में गेहूं और सब्जियों के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। उत्तराखंड में राई की कटाई का काम करें। यहां के किसान फसलों और बागानों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। मिट्टी में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए सब्जियों की क्यारियों में मल्चिंग का काम करें। टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च और कद्दू वर्गीय सब्जियों की नर्सरी तैयार करें। प्याज की रोपाई के लिए भी ये समय उचित है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित होगा।
भारतीय चुनावों को प्रभावित करने की यूएसएड की मदद पर बीजेपी और कांग्रेस में सियासी घमासान जारी है। बीजेपी ने इस मामले में राहुल गांधी पर देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने का आरोप लगाया है। बीजेपी का कहना है कि पीएम मोदी को हराने के लिए राहुल बाहरी ताकतों की मदद ले रहे हैं। बीजेपी ने इस मामले में मीडिया की उन खबरों को खारिज कर दिया कि यूएसएड की $2.1 करोड़ बांग्लादेश के गैर सरकारी संगठनों को गए हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जापान भारत की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण सहयोगी रहा है और विदेशी निवेश का 5वां सबसे बड़ा स्रोत है। नई दिल्ली में भारत जापान अर्थव्यवस्था और निवेश फोरम को संबोधित करते हुए गोयल ने कहा कि 2000 से 2024 के बीच जापान से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश $43 बिलियन से अधिक हो गया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सहूलत और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने अजमेरी गेट की तरफ के हिस्से में अनारक्षित टिकट वाले यात्रियों के लिए आधुनिक प्रतीक्षा स्थल का निर्माण किया है। संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बिजली चोरी में लगे जुर्माने के मामले में आज सुनवाई होगी। सांसद बिजली चोरी मामले में कोर्ट में साक्ष्य पेश करेंगे और साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के लिए अंतिम सुनवाई 7 फरवरी को तय थी, लेकिन सांसद के अधिवक्ता ने समय दिए जाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर विभाग ने 15 दिन का समय दिया था। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।